हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर एम एस खान। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फिज़िक्स और आज का जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आपके इलेक्ट्रिक करंट्स का फ्लो किस तरह से कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है, कौन इसका करंट कैरियर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इस पे बात हम लोग किए हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितने रूप में होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दो तरीके का होता है, टू टाइप्स इसके हैं, और वो एक एसी कहलाता है और दूसरा डीसी कहलाता है। आपको पता है कि आपके घर में जो करंट सप्लाई किया जाता है बाहर से वो एसी है, और इसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक करंट में उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों टाइम के साथ चेंज करता है। अल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो टाइम के बाद पीरियडिकली क्या होता है, चेंज करता है, इसे एसी कहते हैं। और डीसी जो सेल और बैटरी से करंट जो मिलता है हमें वो है डीसी डायरेक्ट करंट, और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किसी भी टाइम में नहीं करता है। तो एसी जो है वो डीसी से ख़तरनाक होता है, एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। और एसी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज़ीरो नहीं होता है, लेकिन डीसी का फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होता है। हमेशा डीसी की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है। तो वोल्टेज को बढ़ा घटा सकते हैं अगर, तो वो एसी करंट के लिए डीसी करंट के वोल्टेज और को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, यानी 1.5 से 2.5 नहीं कर सकते हैं। लेकिन एसी में अगर वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो उसके वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के जरिए हम चेंज कर सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं हम लोग कि जो एसी या डीसी करंट है वो यहाँ पर इस रूप में देखने को मिलेगा। किस रूप में? एक करंट जो है स्टेडी करंट कहलाएगा, दूसरा जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट कहलाएगा, और तीसरा जो है यहाँ पे एवरेज करंट कहलाता है। स्टेडी करंट का मतलब ये हुआ कि जो फ्लो है रेट, चार्ज के रेट का, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहेंगे अगर, किसी भी टाइम इंटरवल में वो अगर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट स्टेडी करंट कहलाता है। यानी अगर कहीं पर भी किसी भी टाइम में करंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है, फ्लैक्चुएट नहीं करता है, कंटिन्यूअसली करंट अगर आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक्स है, गैजेट्स हैं, उसमें अगर करंट कॉन्स्टेंटली अगर हमेशा मिल रहा है, किसी भी टाइम में ये चेंज नहीं कर रहा है, तो उस करंट को स्टेडी करंट कहते हैं। और स्टेडी करंट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा सेम रहेगा। तो स्टेडी करंट को आप समझ गए, और यहाँ पर जो स्टेडी करंट को फाइंड आउट करना है तो वो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी कंडक्टर में अगर चार्ज का फ्लो Q हो रहा है और उसके लिए टाइम T है, तो स्टेडी करंट I इज इक्वल टू Q/T। ये थ्रू आउट किसी भी टाइम में काउंट करेंगे तो वो Q/T ही मिलेगा। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ गिवन मटेरियल आफ्टर एनी इंटरवल ऑफ टाइम विल रिमेन सेम, देन दैट करंट इज सेड टू बी स्टेडी करंट। हमारे घर में अभी जो आप के घर में करंट मिल रहा है, फैन को, ट्यूबलाइट को, एसी को, वो कांस्टेंट करंट है, उसी को हम स्टेडी करंट कह रहे हैं, और वो I इज इक्वल टू Q/T के रूप में। अगर हम लोग बात करें कि करंट वेरी कर रहा है, कंडक्टर है, सपोज कर ले हैं कि T1 टाइम में ये जो करंट है वो I1 है, T2 टाइम में ये करंट I2 है, T3 टाइम में अगर हम लोग देखें तो सपोज करो I3 है, और इस तरह से अलग अलग टाइम में करंट्स का जो वैल्यू है I1, I2 और I3 के रूप में ये वेरी कर रहा है। तो किसी भी टाइम में जो करंट है उसे हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। तो पहला वाला हमने समझाया, ये जो पार्ट है अब जो है वो दूसरा है, उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। तो किसी भी
टाइम में जो कंडक्टर के थ्रू या किसी मटेरियल के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है उस करंट्स को इंस्टेंटेनियस, तो t1 टाइम में फ्लो कर रहा है I1 तो I1 इंस्टेंटेनियस हो गया, t2 टाइम में अगर फ्लो कर रहा है I2 तो वो इंस्टेंटेनियस I2 करंट हो गया, और t3 करंट अगर बात t3 टाइम में करंट्स I3 फ्लो कर रहा है तो ये भी एक इंस्टेंटेनियस है। तो किसी गिवन टाइम में जो करंट होगा किसी कंडक्टर में वो इंस्टेंटेनियस करंट कहलाता है, यानी द करंट, जनरली कंडक्टर यूज होता है इसलिए कंडक्टर ही लिख रहे हैं, द करंट इन ए कंडक्टर एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। और हम इस इंस्टेंटेनियस करंट को अगर दिखाएं तो I1 हेयर, जगह नहीं है आप लिखेंगे यहाँ हेयर I1 I2 एंड I3, क्या है यहाँ पे R इंस्टेंटेनियस करंट। अब हो सकता है कि यहाँ 1 एम्पियर हो, यहाँ 0.5 एम्पियर हो, यहाँ पर हो सकता है 0 एम्पियर हो, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग जो करंट है वही यहाँ पर इंस्टेंटेनियस कहलाता है। तो इस इंस्टेंटेनियस करंट को अगर हम यहाँ पर देखें एवरेज करंट के साथ रिलेट करें पहले, तब यहाँ पर बात करेंगे कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। तो तीसरा पहले हम लोग समझ लें कि एवरेज जो करंट है वो क्या होता है, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। तो एवरेज का मतलब हुआ कि अभी अभी हम लोग जो देख रहे थे कि काट दिया यहाँ पर, अगर हम t1 टाइम में देख रहे थे I1 है, t2 टाइम में देख रहे थे I2 करंट है, t3 टाइम में देख रहे थे I3, अलग अलग टाइम में करंट अलग है, तो लेकिन हम अलग अलग टाइम को काउंट कर रहे थे, यहाँ पर पूरे टाइम को यूज़ करेंगे, यानी t1 प्लस t2 प्लस t3 को काउंट करेंगे, तो उस पूरे टाइम में जो करंट का एक वैल्यू आएगा वो एक एवरेज वैल्यू होगा, और इसी को हम लोग यहाँ पर एवरेज इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अगर यहाँ पर करंट जो है वो सपोज कर लेते हैं कि डेल्टा I है, डेल्टा I इज़ द करंट, ठीक है, चेंज कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है इन ए कंडक्टर फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन एवरेज इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू, जो कि एवरेज है, वो यहाँ पर डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, सॉरी यहाँ पर हम लोग कहते हैं डेल्टा Q, और ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लेंगे कि I लिख दिया था, डेल्टा Q इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अभी यहाँ पर ठीक हो गया ये, तो I एवरेज जो है वो डेल्टा Q बाई डेल्टा टी होगा। अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे Q1 है और यहाँ पर Q2 है, तो जो चेंज कर रहा है, या अगर आप यहाँ से यहाँ दिखा रहे हैं Q2 और यहाँ Q3, तो जो चेंज कर रहा है, अगर मान लिया इफ़ चार्जेस जो है चेंजेस है फ्रॉम Q1 से Q2, चार्जेस जो चेंज कर रहा है वो Q1 से Q2 चेंज कर रहा है, और जब ये चार्जेस चेंज कर रहा है Q1 से Q2 और टाइम इंटरवल जो ले रहे हैं वो T1 से T2 ले रहे हैं, इन टाइम इंटरवल, समझिएगा थोड़ा, इन टाइम इंटरवल T1 से T2 के बीच में, तो एवरेज करंट जो होगा I एवरेज, उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा Q बाई क्या है, डेल्टा T, और इसी डेल्टा Q को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। उसी तरह से अगर चेंज करता Q2 से Q3,
तो उस बीच का जो एवरेज करंट होगा, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से एवरेज अगर और करके लिखना चाहते हैं IAB किसके बीच, Q3 और Q2 के बीच में, तो Q3 माइनस Q2 और इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है T3 माइनस T2। तो एक एवरेज इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको इस रूप में चलना पड़ेगा। और अगर हम एवरेज वैल्यू इस तरह से निकाल लेते हैं तो हम उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी को रिलेट अगर करें इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट के साथ, तो इंस्टेंटेनियस करंट जो I है इंस्टेंटेनियस, इसको हम लोग डेल्टा Q बाई डेल्टा T लिखेंगे और यहाँ लिमिट है डेल्टा T टेंस टू 0, यानी यहाँ टाइम दे दिया गया है और किसी गिवन टाइम में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये वाला जो I इंस्टेंटेनियस है उसको हम लोग लिमिट के साथ फाइंड आउट करेंगे और जब लिमिट लगा देंगे स्टूडेंट तो I इंस्टेंटेनियस को भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dq बाई dt। तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट को dq बाई dt या डेल्टा Q बाई डेल्टा T, लिमिट होगा डेल्टा T टेंस टू 0। ये इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट है और इसको अगर हम देखें तो ये एक एवरेज इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो करंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कहला रहा है। अगर इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना है, यानी किसी गिवन टाइम में किसी भी टाइम में अगर आप करंट फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए एमीटर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो एमीटर इज यूज टू मेजर इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। उम्मीद है आप इसको पढ़े भी होंगे और याद भी होगा। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो करंट का है उसको फाइंड आउट करने के लिए एमीटर यहाँ पर लगाते हैं। अब एमीटर से याद आया तो एमीटर में जो है एक तो सिंपल एमीटर है और दूसरा हॉट वायर एमीटर। अगर सिर्फ एमीटर कहेंगे तो डीसी करंट को मेजर करता है और हॉट वायर एमीटर अगर कहेंगे तो एसी के साथ साथ डीसी करंट को भी ये मेज़र करता है। तो एमीटर को दो तरीके से बनाया जाता है, एक डीसी को मेजर करने के लिए जो आप लैब में देखते हैं या और भी कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, वो डीसी करंट को मेजर कर रहा है, लेकिन एसी करंट को मेजर करने के लिए हॉट वायर एमीटर यूज़ करना पड़ेगा। तो हॉट वायर एमीटर एसी और डीसी दोनों को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप आज सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट्स के जो टाइप्स हैं एसी और डीसी वो बटा हुआ है एवरेज में, इंस्टेंटेनियस में और स्टेडी करंट में। ये तीनों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब इस पे जो क्वेश्चंस बनता है वो आपको यहाँ पर बनाना है। तो जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको लिख रहे हैं, आप ट्राई करिए तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इफ़ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है इन ए कंडक्टर एज Q बराबर 2t स्क्वायर प्लस 1 कूलम, फाइंड द करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट एट t बराबर 2 सेकेंड, और दूसरा करंट निकालना है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत जगह पे मिलेगा, हर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। तो आप इसको जो है यहाँ पर ट्राई करिए, देखिए कि कैसे बनता है। दो चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है, एक तो एक टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, यानी जब एग्जैक्ट टाइम दिया रहेगा तो वहाँ पर जो करंट का वैल्यू फाइंड आउट होगा वो इंस्टेंटेनियस होगा, और दूसरा जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है वो 0 से 2 सेकेंड, ये एक एवरेज वैल्यू करंट का मिलेगा। तो हम लोग यहाँ जो फाइंड आउट करेंगे वो इंस्टेंटेनियस, और यहाँ जो फाइंड आउट होगा दूसरा नंबर पे वो होगा एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो इलेक्ट्रिक करंट का होगा उसको अगर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट तो जरा से यहाँ पर ये देखना होगा। क्वेश्चंस यहाँ से ये हटा देते हैं, याद रखना है इक्वेशंस को, और इक्वेशन पे आपको पुट करना है। आपको पता है कि आई इंस्टेंटेनियस के लिए निकालने के लिए आपको डी क्यू बाई क्या करना पड़ेगा, डी टी करना पड़ेगा, और डी क्यू की जगह पर डी और क्यू की जगह पर
2t² प्लस 1 और बाई dt। डिफ्रेंशिएट करिएगा आप स्टूडेंट इसको, क्योंकि ये Q चार्ज वेरी कर रहा है टाइम के साथ, जो 2 सेकंड दिया है, तो 2 सेकंड में इलेक्ट्रिक करंट्स का फ्लो क्या होगा, तो इसके लिए आपको dq/dt करना होगा और वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। इसको फाइंड आउट करना है, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे, और आपको पता है कि 2 तो 2 है, लेकिन t² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2t और कांस्टेंट का 0। तो यहाँ पर जो आंसर देखने को मिल रहा है 4t, टाइम कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 2 सेकंड, तो यहाँ पर 2 बैठाएंगे तो 4 × 2 कितना हुआ 8 एम्पियर। तो 2 सेकंड में जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो 8 एम्पियर होगा, अगर चार्ज जो फ्लो करेगा वो 2t² प्लस 1 कूलम के रूप में होगा। ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा जो कह रहा है 0 to 2 सेकंड, तो स्टूडेंट एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना है। ये जो I एवरेज है, इसके लिए हमने कहा था Q2 माइनस Q1 और T2 माइनस T1। Q2 जो स्टूडेंट है यहाँ पर, या Q1 पहले ले लेंगे, इसमें टाइम को 0 से 2 सेकंड का है, तो पहला वाला टाइम 0 है, इसलिए Q1 मान रहे हैं। तो Q1 के लिए जो है यहाँ पर टाइम 0 लेंगे, पहला वाला स्थिति है 0 और बाद वाला है 2 सेकंड, तो 0 और 2 सेकंड के बीच का इलेक्ट्रिक करंट, 0 से 2 सेकंड के बीच का इलेक्ट्रिक करंट जो निकलेगा वो एवरेज ही होगा, और उसको निकालना है। तो अगर हम टाइम का वैल्यू पहले वाले में 0 कर दें, जिसको T1 ले रहे हैं, अगर वो 0 है तो यहाँ पर ये 0 और प्लस 1, यानी Q1 जो है वो 1 कूलम आ गया। Q2 का वैल्यू कह रहा है 2 सेकेंड, यानी T2 = अगर 2 सेकेंड लेंगे तो Q2 जो आ गया इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 प्लस 9, तो ये 9 कूलम हो गया। स्टूडेंट अब हम आप आसानी से एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। Q2 की जगह पर आया 9, तो 9 और माइनस 0 नहीं है, Q1 की जगह पर है 1, तो 9 - 1, और टाइम इंटरवल जो स्टूडेंट है वो 2 - 0, तो 8/2, जिसको हम लोग 4 एम्पियर कह सकते हैं। तो एक एवरेज वैल्यू जो निकलेगा वो 4 एम्पियर का होगा। किसी गिवन 2 सेकेंड में जो टाइम पर निकालना था करंट, वो इंस्टेंटेनियस करंट कहलाता है, और वो यहाँ पर 8 एम्पियर। उम्मीद है एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड आउट अब आप करना सीख गए होंगे। इस तरह का क्वेश्चंस आप ज़रूर बनाइएगा, आपके मेडिकल के लिए, आपके इंजीनियरिंग के लिए, आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको ये हेल्प करेगा, और अभी से इसकी प्रैक्टिस करते रहें। इलेक्ट्रिक करंट यानी हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम लोगों ने जो बात किया है वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और आज जो बात कर रहे हैं वो है उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका रिलेशन जो चार्ज फ्लो कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन के या इलेक्ट्रॉन और होल के बीच के रिलेशन को इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या रिलेट करेंगे, किस तरह से वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्या उसमें रिलेशन है, और कैसे वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो सब जो है अब आप सीखने को मिलेगा। तो अब जो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्टूडेंट VD से शो करते हैं। तो किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है सेल के लगाने से, तो वो इलेक्ट्रिक करंट उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इलेक्ट्रिक करंट जो कंस्टिट्यूट हो रहा है कंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो यहाँ पर क्लोज है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव। मैंने बताया पिछले वाले वीडियो में कि जब सेल और बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा कंडक्टर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव करता है, और वो रैंडमली मूव जो करता है उसका एवरेज जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो 0 होगा, V एवरेज इलेक्ट्रॉन्स का 0 होगा। और इंडिविजुअल अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन्स का, कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है जिसको थर्मल कह रहे हैं,
वो लगभग 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ये कब की बात है? जब इस तरह से सेल से ये कंडक्टर कनेक्ट नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो 0 होगा, रैंडमली मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है वो इलेक्ट्रॉन, रैंडमली इसलिए मूव कर रहा है, उसको फोर्स से बांधा नहीं गया इसलिए वो रैंडमली मूव कर रहा है, और उसका एवरेज वेलोसिटी 0 होता है। लेकिन इंडिविजुअल जो वेलोसिटी मूव कर रहा है उसमें जो स्पीड है हीट की वजह से, थर्मल स्पीड कह रहे हैं, थर्मल वेलोसिटी कह रहे हैं, वो 10⁻6 मीटर पर सेकंड। लेकिन लगाम लगाना इलेक्ट्रॉन्स को तो उसको सेल से कनेक्ट कर देना पड़ेगा, और जब सेल से ये कंडक्टर कनेक्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस रूप में मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसका पाथ लीनियर होगा और इसके ऊपर फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि जब सेल और बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डेवलप करता है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करता है। तो जब सेल या बैटरी से किसी कंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने से उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, उस इलेक्ट्रॉन के स्पीड को 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज करके बहुत कम कर देगा, और वही एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड तक चला जाता है। तो जब सेल से किसी कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ए कंडक्टर इज कनेक्टेड थ्रू अ सेल और बैटरी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस कंडक्टर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिसको Vd शो कर रहे हैं वो वेरी कर रहा है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड से 10⁻³ मीटर पर सेकंड, यानी मिलीमीटर पर सेकंड जो है लगभग इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी है कंडक्टर में जब सेल और से कनेक्ट होता है। यानी स्विच ऑन करते हैं तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो मिलीमीटर में है। 10⁻³ का मतलब मिली होता है, और 10⁻³ मिलीमीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में 1 मिलीमीटर ट्रैवल करता है। और ये भी नहीं कि आगे भी ट्रैवल करता है, अगला इलेक्ट्रॉन उसको क्या करता है, रोक देता है, यानी वो जाके धक्का मारता है और ये रुक जाता है। तो जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पुश होगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर है, तो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इधर लग रहा है, इसको रोकेगा, तो स्पीड को भी घटाएगा और टकरा करके ये रुक भी जाएगा। तो एक एवरेज वैल्यू जो निकलेगा उसके वेलोसिटी का जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा वो, तो वही यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रहा। तो लिखेंगे द एवरेज वेलोसिटी या स्पीड भी कह सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इन ए इलेक्ट्रिक field, the average velocity of electron in a conductor, ठीक है, in a electric field due to potential difference applied across it। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अक्रॉस डेवलप करेगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, और वो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड टू 10⁻³ मीटर पर सेकंड के रूप में होता है।
तो इस तरह से आप यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है, मिलीमीटर पर सेकंड में होता है। और इस मिलीमीटर पर सेकंड से ही अगर हम देखें कि एक वेव क्रिएट होता है जब टकराता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से या सरफेस ऑफ कंडक्टर से, तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ट्रैवल होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन इलेक्ट्रिक किस पे, ऑन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें तो F इज इक्वल टू फार्मूला है QE। Q यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस में ले रहे हैं E, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है। तो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे जो लग रहा है वो माइनस EE है। अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो F इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ जो फोर्स है वो है माइनस EE इज इक्वल टू लिख सकते हैं M जो है वो यहाँ पर रहेगा, A निकालते हैं अगर तो माइनस EE बाई M। तो किसी इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव रूप में है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर में, और वो जो है यहाँ पर A बराबर माइनस EE बाई M के रूप में है। यानी जब सेल से कंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव फॉर्म में होगा, यानी वो रिटार्डेशन के रूप में होगा, डिसेलरेट करेगा, उसकी स्पीड कम होगा अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। तो जब भी हम सेल को या घर में आप स्विच ऑन करते हैं तो कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में वो ड्रिफ्ट करता है, डिसेलरेट करता है, और एक दूसरे से ये टकराकर एक वेव क्रिएट करता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन का है उस कंडक्टर में वो A इज इक्वल टू माइनस EE बाई M है। स्टूडेंट, उम्मीद है आप एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर समझ गए। अब हम अगर बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जिसको VD कह रहे हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे हम इक्वेशन VD बराबर U प्लस AT। जब आपको कहा गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इसका डिसेलरेट करेगा, और डिसेलरेट करके इससे टकराएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ जो फाइनल है वो 0 है। UD को ही हम यहाँ पर VD कह रहे हैं, प्लस A जो यहाँ पर है वो माइनस E बाई M और इंटू टॉ। यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, डिसेलरेट करेगा, तो आखिर में किसी टाइम के बाद, T टाइम के बाद यहाँ पर दिया हुआ है वो स्टॉप हो जाएगा, इसलिए फाइनल जो VD दिखा रहे हैं वो 0 हो रहा है। और इनिशियल जो यहाँ पर है उसको भी हम UD कह सकते हैं, लेकिन जब स्टेटमेंट लिखा है VD तो वही UD बिकम्स VD, और VD को यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो VD इज इक्वल टू E, ये वाला इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई M इंटू टॉ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट किया है इलेक्ट्रॉन्स का वो है E बाई M इंटू टॉ, वेयर T जो है वो स्पेशली जो है ये टॉ है, और इसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं।
यानी जब इलेक्ट्रॉन इससे जाकर टकराएगा उसके टकराने के बीच का जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम अगर कम है, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम है तो इसका मतलब है ये कम हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगा जब ये टी कम होगा, और टी रिलैक्सेशन टाइम कम होगा जब ये जल्दी जल्दी टकराएगा। और जल्दी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन्स टकराएगा कब? जब टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी वायर जब गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच का टकराना, कोलिजन बढ़ जाता है, और टकराने से यानी कोलिजन का नंबर्स बढ़ जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और इस वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का डिक्रीज करता है। उम्मीद है आप याद रखेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, यानी सीधा सीधे लिखेंगे कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा स्टूडेंट तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपका Vd डिक्रीज करेगा। एंड वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो घटेगा और टेम्परेचर घटेगा तो ये बढ़ेगा। और भी बहुत कुछ है, अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट के साथ किस तरह से। आज हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है वो बताया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशंस क्या है वो हमने आपको बताया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ क्या है वो हमने आपसे डिस्कस किया है। और अगले लेक्चर्स वीडियो में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, मोबिलिटी क्या होता है, और फिर आगे इससे जो टॉपिक होगा उस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए यूट्यूब को, और फिज़िक्स को डॉक्टर MS खान से पढ़ते रहिए। थैंक यू।